हेलो प्यारे बच्चों, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2021 विषय हिंदी का जो आपका सेट ए वाला पेपर है, तो आज के इस वीडियो में आपको सेट ए के फुल सॉल्यूशन कराने वाला हूं। सारे प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में कराने वाला हूं। यदि आप वीडियो को पूरा का पूरा देख लेते हो और अपनी कॉपी में आंसर को लिख लेते हो तो आपके 100 में से 100 अंक आना पक्का हो जाएगा। तो पूरा संपूर्ण हल देखेंगे हम वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प दिया गया है। तो देखिए पहले का उत्तर आ जाएगा आपका अलंकार, दूसरे का उत्तर आ जाएगा कोड़ते भूनते थे, तीसरे में उत्तर आ जाएगा शब्द, चौथे में उत्तर आ जाएगा प्रेम, पांचवें में उत्तर आ जाएगा मक्खन और नमक। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकायदा हम समझते हुए भी चलेंगे, आपको बारीकी से समझाऊंगा भी ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए इसके आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 2 में आपको खालिस्तान दिए गए थे। तो देखिए पहले में उत्तर आ जाएगा, करेक्ट उत्तर आएगा बनारस। एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको दे रहा हूँ, आपको किसी प्रकार से घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। दूसरे में उत्तर आएगा मोती, तीसरे में उत्तर आएगा हज़्ब, चौथे में उत्तर आएगा दुराचार और पांचवें में उत्तर आ जाएगा देश। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में लिखते जाइए। इसके बाद देखिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको सही जोड़ी दी है। तो देखिए पहला आपको दिया है आ कलम बा कलम, पहला दिया है आपको भूख मीठी की। तो देखिए भूख मीठी के का सही जोड़ी बनेगी भोजन मीठा से। दूसरा है इंद्र का पर्यायवाची होता है सुरपति। तीसरा छंद के प्रकार होते हैं बाणिक और मात्रिक। फटे जूते का सही मिलान होगा किससे? प्रेमचंद से, है ना। प्रेमचंद से आपको मिलान करना है। पांचवा अंधकार का मिलान होगा प्रकाश से, है ना। अंधकार का अपोजिट क्या होता है? प्रकाश होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न 4 का उत्तर देखते हैं हम। प्रश्न 4 में आपको सत्य या फिर असत्य चुनकर लिखना है। तो देखिए पहला में असत्य आएगा, दूसरे में सत्य, है ना। पहले में असत्य आएगा, दूसरे में सत्य आएगा, तीसरे में असत्य आएगा, चौथे में भी असत्य आएगा और पांचवें में सत्य आएगा। तो आप भर लीजिए इन सबको। सेट ए का सॉल्यूशन है ना। प्रश्न क्रमांक 5 का हम उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में आपको एक शब्द में उत्तर भरना है या फिर एक वाक्य में उत्तर भरना है। तो देखिए पहले में उत्तर आएगा विलायत, दूसरे में उत्तर आएगा अमिट या स्थायीवाद, तीसरे में उत्तर आएगा सूरदास को, चौथे में उत्तर आएगा बाख एक प्रकार की काव्य शैली है, पांचवें में उत्तर आएगा तहमीना ने। तो आप इसका उत्तर देख लीजिए। अब देखिए प्रश्न 6 में दिया है। यहाँ पर देखिए आपको नीचे निम्न प्रकार के मुहावरे दिए गए हैं। इन मुहावरों का आपको अर्थ लिखना है और अर्थ लिखकर आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखिए हम यहाँ पर उत्तर डाल देते हैं। पहला हमें दिया है सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आज जीवन पाप करने के बाद साधु होने का ढोंग करना, है ना। कई लोगों को आपने देखा होगा जवानी में खूब मज़े करते, खूब पाप करते हैं, लेकिन बुढ़ापे आने पर भी एकदम साधु बन जाते हैं, ढोंग करते हैं। तो देखिए इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। 2 साल पहले वह किसी हत्या के जुर्म में जेल में बंद था। हम किसी के बारे में बता रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, और आज समाज के लोगों को उद्धार कर रहा है। इसे कहते हैं सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। दूसरा देखिए अपना उल्लू सीधा करना। तो देखिए अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या होता है? अपना मतलब निकालना। कई लोग मतलब ही होते हैं ना। तो देखिए वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं हम। तो देखिएगा वोट मांगने के लिए नेता बढ़िया भाषण देकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। यह इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, है ना। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 अथवा का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 7 अथवा का उत्तर।
तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए थे, इन शब्दों को आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं उड़ान का वाक्य में प्रयोग। तो देखिए सारे सभ्य संसार ने उसकी कल्पना की उड़ान के आगे सिर झुका दिए। इसके बाद हम देखते हैं यात्री का वाक्य में प्रयोग। तो देखिए उत्तर में राम राम कहकर वह यात्री जल्दी जल्दी आगे चल पड़ा। इसके बाद दयालु का वाक्य में प्रयोग देखते हैं। वह दयालु व्यक्ति था जिसने कई निर्धनों को ऋणों से मुक्त कराया। इसके बाद समझदार का वाक्य में प्रयोग देखते हैं हम। वह बड़ा समझदार व्यक्ति था। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिख लेने हैं सारे के सारे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए, है ना। तो देखिए हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। अनुप्रास अलंकार हेडिंग डाल देंगे आप। अनुप्रास अलंकार जिस काव्य रचना में एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो वह अनुप्रास अलंकार हो। अर्थात ऐसी काव्य रचना, ऐसी कविता जिसमें एक ही वर्ण को हम क्या कहते हैं, अक्षर, जिसमें एक ही अक्षर दो या दो से अधिक बार आए, उसकी आवृत्ति को हम क्या कह सकते हैं, बार बार उसके रिपीटेशन होना, है ना। अर्थात एक ही अक्षर का बार बार रिपीटेशन हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए रघुपति राघव राजा राम। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए तीनों शब्दों में आपको रा दिख रहा है। तो यहाँ पर जो रा अक्षर है उसकी आवृत्ति हो रही है, अर्थात रा का रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है। कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है। तो देखिए इसके उत्तर में आप लिखेंगे, कच्चे सकोरे का अर्थ है मिट्टी के बने छोटे कच्चे बर्तन, है ना। मिट्टी के छोटे छोटे जो कच्चे बर्तन बनते हैं हम उसे कच्चे सकोरे कहते हैं। कवित्री ने इसका उपयोग इसलिए किया है क्योंकि जब इन कच्चे बर्तनों में पानी रखा जाता है तो पानी टपकता है और बर्तन में कुछ भी नहीं बचता। जो कच्चे बर्तन होते हैं पूरी तरीके से पक्के नहीं होते हैं, बहुत ही कमज़ोर होते हैं, तो उनसे पानी टपकता है। इसी तरह कवित्री प्रभु को पाने का जो प्रयास कर रही है वह व्यर्थ जा रहा है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो वे खुद की प्रभु को पाने की जो प्रयास कर रही है उसको कच्चे सकोरे से तुलना कर रही है, अर्थात कच्चे घड़े से तुलना कर रही है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रस खान ब्रज में क्यों जन्म लेना चाहती है। तो इसका उत्तर देखिए, रस खान जी अगले जन्म में ब्रज के गांव में ग्वाले के रूप में जन्म लेना चाहती है ताकि वह वहां की गाय को चराते हुए कृष्ण की जन्मभूमि में अपना जीवन व्यतीत कर सके। श्री कृष्ण के लिए अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए वे आगे व्यक्त करते हैं कि यदि वे पशु के रूप में जन्म ले तो गाय बनकर ब्रज में चरना चाहती है ताकि वसुदेव की गायों के बीच घूमे वह ब्रज का आनंद प्राप्त कर सके, और यदि वे पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत का ही अंश बनना चाहेंगे क्योंकि श्री कृष्ण ने इस पर्वत को अपनी अंगुली में धारण किया था। यदि उन्हें पक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो वहाँ के कदम के पेड़ों पर निवास करें ताकि श्री कृष्ण की खेल क्रीड़ा का आनंद उठा सके। इन सब उपायों द्वारा वे श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कवि अपनी कोठरी में उदास क्यों बैठे हैं। तो इसका उत्तर है, कवि पर जेल में अंग्रेज सरकार द्वारा अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। वह एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जेल में कैद है, उन पर अनेक यातनाएं की जा रही है, शारीरिक कष्ट दिया जा रहा है, इसलिए कवि जेल में उदास और एकाकी जीवन जी रहा है ना। अर्थात जो जेल में जो भी सिपाही होते जो भी होते हैं वे उन पर बहुत ही अमानवीय व्यवहार कर रहा है, उन्हें मार रहा है, पीट रहा है, उन्हें यातनाएं दे रहा है, तरह तरीके के शारीरिक कष्ट दे रहा है। तो इस कारण उनका मन नहीं लग रहा है, तो वे कोठरी में उदास बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियाँ किसका रूप धारण करना चाहती है। तो देखिए इसका आंसर आएगा, गोपियाँ पीले रंग के वैसे ही वस्त्र धारण करना चाहती है जैसा श्री कृष्ण पहना करते थे।
क्योंकि वह श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित है और वैसा रूप धारण बनना चाहती है, अर्थात गोपियाँ पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहती है, पीले रंग रूप का वस्त्र धारण करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ज्ञानी से कवि का क्या अभिप्राय है। तो देखिए अर्थात ज्ञानी से कवि का क्या अर्थ है। देखिए ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया हो, हम उसे ज्ञानी कहेंगे। कवित्री के अनुसार ईश्वर का निवास तो हर एक कण कण में है, परंतु मनुष्य इस धर्म में विभाजित कर मंदिर और मस्जिद में खोजता फिरता है। अर्थात जो ईश्वर है ना वह कण कण में होता है, लेकिन जो आजकल के जो मनुष्य हैं वह उसे मंदिर मस्जिद आदि जगह खोज लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखक के अनुसार तिब्बत की महिलाओं की क्या विशेषताएं थी। तो देखिए लेखक राहुल साकृत्यायन को तिब्बत की जो बातें अच्छी लगी वे निम्नलिखित है। यहाँ की जाति पात छुआछात तथा पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयां नहीं थी। सारस की तुलना में यहाँ स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। यहाँ यात्रियों के आराम व सुविधा का ध्यान रखा जाता था। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस गोरिया के विषय में क्या क्या बातें जानती थी। तो देखिए लॉरेंस गोरिया के विषय में यह जानती थी कि गोरिया छत पर लॉरेंस के पति के साथ अधिक समय बिताती थी। यही कारण था कि लॉरेंस गोरिया के विषय में ढेर सारी बातें जानती थी। जब वह उसके पति के साथ अधिक समय बिताती थी तो वह मतलब बहुत सारी उनके सारे बातें शेयर करती रही होगी, उसके बारे में बहुत सारी बातें जानती रही होगी। इस कारण है ना कहा गया है कि वह लॉरेंस जो है गोरिया के विषय में ढेर सारी बातें जानती थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखक द्वारा प्रेमचंद को क्या सलाह दी जा रही है। तो देखिए इसका आंसर है, गद्यांश में लेखक द्वारा प्रेमचंद को फोटो खिंचवाने के लिए ठीक जूते पहनने या फोटो न खिंचवाने की सलाह दी जा रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नीचे दिए गए जीव जंतु को दो विशेषताएं लिखिए। हाथी, मोर, हिरण, बकरी। यहाँ पर आपको जानवर दिए गए हैं, इन जानवरों की आपको विशेषताएं लिखना है। तो देखिए हम सबसे पहले हम देखते हैं हाथी की विशेषता। तो देखिए हाथी जो है दिन में बहुत कम सोते हैं, यह बात आपको याद रखना है ना, हाथी जो है दिन में बहुत कम सोते हैं। दूसरा, हाथी इकलौता जानवर है जो कूद नहीं सकता और जिसके 4 घुटने होते हैं। दूसरा, मोर की विशेषता हम देखते हैं, मोर के शरीर पर बहुत सारे भूरे और हरे पर लगे रहते हैं जिनके खुलने पर वह सुंदर की मूर्ति लगती है। दूसरा, इनके पूंछ बहुत ही लंबे होते हैं। अब देखिए हम देखते हैं हिरण की विशेषता। हिरण औसतन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। और दूसरा, इसकी सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा रहती है। अब हम देखते हैं बकरी की विशेषताएं। पहला, इसे दूध तथा मांस के लिए पाला जाता है। दूसरा, इससे रेशा, चर्म, खाद्य एवं बाल प्राप्त होता है। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ये वाले क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58वां क्वेश्चन है, अपनी सुबह से रात की दिनचर्या लिखिए अथवा क्या आपने कभी ऐसा काम किया जिससे आपको पछताना पड़ा है। तो देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न में आप अपनी जो आप सुबह से लेकर रात तक दिनचर्या बिताती हो, जो आप काम करते हो, जैसी दिनचर्या आप अपनाते हो, जिस प्रकार से टाइम टेबल से आप चलते हो, उस बारे में आपको लिखना है ना। आप लिख सकते हो, स्वयं में यह कार्य कर सकते हो, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और दूसरा है ना, क्या आपने कभी ऐसा काम करा जिससे आपको पछताना पड़ा है। जरूर करे होंगे, ज़िंदगी में ज़रूर ऐसा काम करे होंगे, तो उसके बारे में आप स्वयं लिख सकते हैं। ये मुझे आपको करवाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रस की परिभाषा तथा रस के अंग लिखिए। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं रस की परिभाषा। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद, है ना। आनंद को हम क्या कहते हैं, मजा, है ना। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। ये फिर आप एक और परिभाषा लिख सकते हैं, पाठक या श्रोता को किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है हम उसे रस कहते हैं। एक परिभाषा भी आप लिख सकते हो। रस को क्या कहते हैं, हम काव्य की आत्मा माना जाता है। तो ये रस की परिभाषा हो गई। अब हम देखते हैं रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं। पहला विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी भाव, चौथा स्थायी भाव। यह आपका उत्तर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको था कि वीरगाथा काल की विशेषता लिखिए तथा उनके 2 कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए हेडिंग वीरगाथा काल की विशेषता है, पहला युद्धों का सजीव वर्णन, दूसरा आश्रयदातों की प्रशंसा, तीसरा अप्रामाणिक इतिहास का वर्णन, चौथा वीर रस और संग्राम रस की प्रमुखता, पांचवा अतिशयोक्ति वर्णन। यदि आपको शब्द स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो आप ऊपर के 3 डॉट पर जाकर क्वालिटी पर क्लिक करके आप इसकी क्वालिटी एकदम हाई सेट कर लीजिए, तो आपको एकदम क्लियर शब्द दिखाई देंगे। और इस काल के 2 कवि कौन कौन से हैं, कवि चंद्रवरदाई और नरपति नालाहा, यह आपको लिख देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कबीरदास अथवा माखनलाल चतुर्वेदी का कवि परिचय निम्न बिंदु के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। तो हम कवि परिचय लिख रहा है कबीरदास जी का। तो देखिएगा आप यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं रचनाएं। तो कबीरदास जी की रचनाएं होगी साकी, शबद और रमेनी। फिर हम देखते हैं भावपक्ष, तो कवि निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानश्री है ना। तो देखिए आप इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भावपक्ष लिखना है, रचना लिखना है, भावपक्ष लिखना है, कलापक्ष लिखना है और साहित्य में स्थान लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट में आपको देखिए पद्यांश दिया, इस पद्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो देखिए प्रेमी ढूंढत से लेकर अमृत हुई तक है। तो देखिए संदर्भ में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के साख्य नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि का नाम कबीरदास जी है। प्रसंग, कवि ने प्रभु भक्ति का वर्णन किया है यहाँ पर। तो आप व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहता है कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था, पर अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त ना मिला। जब 2 सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती है तथा मन में अमृतमय अच्छाइयाँ आ जाती है। और यहाँ पर आप अन्य भाव को भी लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहानी एवं उपन्यास में कोई 4 अंतर लिखिए। तो देखिए आप 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ कहानी दूसरी तरफ उपन्यास। पहला अंतर क्या है कहानी उपन्यास में, कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, कहानी में किसी जीवन की एक घटना का वर्णन होता है, लेकिन उपन्यास में जीवन की बहुत सारी घटनाओं का वर्णन किया जाता है। कहानी में बहुत कम पात्र होते हैं ना, जो चरित्र होते हैं बहुत कम होते हैं, लेकिन उपन्यास में बहुत अधिक पात्र होते हैं। जो उदाहरण देख लेते हैं, परीक्षा जो कहानी है भाई प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, और उपन्यास गोदान जो उपन्यास है वे प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। अब देखिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद अथवा हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। तो हम लिख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद का हम लेखक परिचय देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप रचना लिख देंगे रंगभूमि और सेवा सदन, फिर भाषा लिख देंगे, आप शैली लिख देंगे, साहित्य में स्थान लिख देंगे। कुल मिलाकर आपको यहाँ से यहाँ तक उत्तर लिख देना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट में करना क्या है, यहाँ पर भी आपको देखिए गद्यांश का आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो देखिए गद्यांश दोनों दिन से लेकर आपको भरा हुआ तक है। संदर्भ देखिए आप लिख देंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक के 2 बेलों कथा नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद जी है। प्रसंग, निम्न गद्यांश में लेखक ने जूरी के दोनों बेलों हीरा और मोती की मेहनत और सहनशीलता को बताने का प्रयास किया है। तो आप पूरा इतना लिख दीजिए, विशेष भी आपको लिखना अनिवार्य है, तो आपको विशेष भी लिखना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है आप सभी को दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए आपको नीचे एक अपठित गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ना है, समझना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। तो देखिए इतना कुछ आपको गद्यांश दिया गया है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर आपका, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो देखिए इसका उचित शीर्षक होगा मित्रता का महत्व। दूसरा, मित्रता का महत्व अब क्यों बढ़ गया है। तो देखिए इसका उत्तर है, एकल परिवारों को चलने से मित्रता का महत्व अधिक बढ़ गया है ना। आजकल संयुक्त परिवार नहीं हो रहा है, आजकल एकल परिवार हो रहा है, जिसके कारण अकेलापन बढ़ते जा रहा है। इस कारण मित्र का महत्व अधिक बढ़ गया है। तीसरा, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो आप इतना सारांश लिख दीजिए। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा,
अपने मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई पत्र लिखिए। तो देखिए यहाँ पर बधाई पत्र हेडिंग डाल देंगे आप, यहाँ पर आप पता डाल देंगे अपना, दिनांक डाल देंगे आप आज की, यहाँ पर आप अपने मित्र का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे साफ प्रेम हृदय स्पर्श, तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला, धन्यवाद, मेरी ओर से अपने जन्मदिन की बधाई स्वीकार करो मित्र। ईश्वर से प्रार्थना है वे तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, ये सौभाग्यशाली दिन तुम्हारे जीवन में हर साल आए और हर वर्ष तुम्हें सुख शांति एवं समृद्धि देने वाली हो। तुम्हारे लिए मैं एक उपहार भेज रहा हूँ, इसे स्वीकार कर लेना। आदरणीय माता जी एवं पिताजी को चरण इस पर, छोटे भाई बहन को इस पेन ने। तुम्हारे मित्र यहाँ पर आप अपना नाम डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर आप अपना नाम भी डाल सकते, तो ये आपका पत्र हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको एक निबंध लिखना है किसी एक विषय पर, तो हम लिख रहे हैं प्रदूषण कारण और निदान पर निबंध लिख रहे हैं। तो देखिएगा आप इतना कुछ निबंध लिख दीजिएगा। सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखिएगा, सबसे पहले रूपरेखा लिखिए, फिर प्रस्तावना लिखिए, इतना पूरा। आप चाहे तो काट छाट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं। फिर इतना आप लिख दीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, है ना, ये सब आप लिख दीजिए। फिर आप इतना लिख दीजिए, फिर इतना भी आप लिख सकते हैं, है ना। ये प्रदूषण के प्रकार होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। फिर आप प्रदूषण की समस्या का समाधान ये भी लिख सकते हैं आप, उपसंहार लिख दीजिए, तो आप लिख दीजिएगा। अब ये 28वां का बा प्रश्न हम देखते हैं, इसमें आपको रूपरेखा बस लिखनी है किसी एक विषय पर। तो हम लिख देते हैं विज्ञान के चमत्कार पर रूपरेखा। पहला पॉइंट आप लिखेंगे प्रस्तावना, दूसरा विज्ञान के वरदान रूप, तीसरा विविध क्षेत्रों में वरदान। पहला चिकित्सा के क्षेत्र में, दूसरा उद्योग एवं विज्ञान, तीसरा आवागमन के क्षेत्र में, चौथा खाद्यान्न एवं विज्ञान, पांचवा शिक्षा के क्षेत्र में, चौथा भवन निर्माण के क्षेत्र में, छठवां संचार के क्षेत्र में। आप चाहे तो आगे चौथा पॉइंट में लिख सकते हैं आप विज्ञान से लाभ, पांचवें पॉइंट में आप लिख सकते हैं विज्ञान से हानि, और छठा पॉइंट आप लिख सकते हैं उपसंहार। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज के इस वीडियो में सारा कुछ क्लास 9th हिंदी विषय में जो आपका प्रश्न पत्र था सेट ए का, उसके सारे उत्तर करा दिया हूँ। उम्मीद आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप इसे लेकर लिख लीजिएगा, आपको 100 में 100 अंक मिलना पक्के हो जाएंगे। तो आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा फ्रेंड के साथ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।